स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म को जिसे देखने के बाद आप एनिमल और किल मूवी को पूरी तरह से भूल जाएंगे। उस फिल्म का नाम है मार्को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है विक्टर और वसीम से। दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मालूम चलता है कि विक्टर देख नहीं सकता है और वो लोग फाइटिंग देखने के लिए क्लब में आए हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और विक्टर ने तो पैसे भी लगाए थे। यहाँ पर वो बहुत इंजॉय करते हैं और थोड़ी देर के बाद जब विक्टर और वसीम अपने घर जाने लगते हैं और जब वो एक फैक्ट्री के बाहर पहुंचते हैं तो अचानक से यहाँ वसीम के ऊपर हमला हो जाता है और उसे बुरी तरह से मार दिया जाता है। जिस आदमी ने वसीम को मारा था विक्टर ने उसे पूरी तरह से महसूस कर लिया था, उसके चेहरे को पढ़ लिया था और उसके परफ्यूम को भी सूंघ लिया था। ये सारी बातें विक्टर से पुलिस वाला पूछ रहा था और विक्टर ने ये सारी बातें पुलिस वालों को बता दिया था कि अगर वो आदमी मेरे सामने आया तो मैं उसे झट से पहचान लूंगा। विक्टर इन सब चीजों में बहुत तेज है, वो लोगों को पहचानने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। जिसके बाद हम वसीम के फ्यूनरल के सीन को देख पाते हैं जहां पर कि बहुत सारे लोग आए हुए थे और हम यहाँ पर विक्टर को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास था। तभी यहाँ पर रसल नाम के आदमी की एंट्री होती है और मालूम चलता है कि रसल ने ही वसीम को मारा था। जब यहाँ रसल विक्टर के बाजू से होकर निकला तो यहाँ पर विक्टर ने सुगंध महसूस की और उसे पता लगा कि ये तो वही बंदा है जिसने वसीम को मारा था। वो तुरंत ही बाहर आया और वो अपनी गर्लफ्रेंड ईसा को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि रसल उसके पास पहुंच चुका था और वो उसे अपने अड्डे पर उठाकर लेकर चला गया था। यहाँ रसल विक्टर से कहता है कि मैंने तो तुझे बहुत ही मामूली आदमी समझा था, मैंने सोचा तेरी आंखें नहीं होंगी तो तू हमें नहीं पहचान पाएगा, लेकिन तू तो बहुत ज्यादा चालाक है। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से वसीम को मारा था ना उससे भी बुरी मौत अब मैं तुझे देने वाला हूँ। तो रसल यहाँ पर विक्टर को एक बहुत ही बुरी मौत देता है। वो उसे एसिड के टैंक में फेंक देता है जिसकी वीडियो भी एक बंदा बना रहा था। लेकिन तभी इन सब के बारे में यहाँ रसल के पिता टोनी को मालूम चलता है। टोनी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और उसे मालूम चला कि उन लोगों ने विक्टर को बुरी तरह से मार दिया है। तो टोनी यहाँ अपने बेटे रसल से कहता है कि तुमने जिसको मारा है ना वो मार्को और जॉर्ज का भाई है। अगर उन्हें ये बात मालूम चली कि उसे हम लोगों ने मारा है तो वो लोग हमारे पूरे के पूरे वंश को मिटा देंगे। अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, तुम्हें विक्टर की बॉडी को इस तरह से ठिकाने लगाना है कि उन्हें नामो निशान ना मिले। लेकिन यहाँ पर पुलिस को विक्टर की बॉडी मिल जाती है जिसे पूरी तरह से एसिड में जला तो दिया गया था, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट बच गया था जो कि पुलिस को पता लग जाता है। जब उसका पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक वालों के पास उसकी बॉडी भेजी जाती है तो मालूम चलता है कि उस आदमी को एसिड से जलाकर मारा गया है और उसकी पहचान भी हो चुकी थी जिसका नाम विक्टर है। और विक्टर के बड़े भाई जॉर्ज को जब ये बात मालूम चली तो उन्हें तो एक सदमा सा लग चुका था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि जॉर्ज टोनी से भी बड़ा गैंगस्टर है, टोनी तो उसके नीचे ही काम करता है। जॉर्ज का एक भाई और है जिसका नाम मार्को है, लेकिन मार्को को अभी वो ये सारी बातें नहीं बताना चाहता है। जॉर्ज और मार्को को मिलाकर वो 4 भाई बहन हैं। उनकी एक बहन है जिसका नाम नैन्सी है और नैन्सी और जॉर्ज की शादी भी हो चुकी है, जिनके कुछ बच्चे भी हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे मार्को अंकल के बारे में कि मार्को अंकल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर उन्हें इन सब के बारे में मालूम चला ना तो वो हमेशा की तरह सभी को मार डालेंगे क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। अब एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां एक गुंडा जॉर्ज के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा भाई किडनैप कर लिया गया है, अगर 4 करोड़ रुपए लेकर तुम आ जाते हो तो हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। ये देखकर जॉर्ज डर जाता है और वो अपने भाई विक्टर को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे मालूम है कि किडनैप तो विक्टर ही हुआ होगा। लेकिन जब उसे मालूम चला कि किडनैप मार्को हुआ है तो वो और भी ज्यादा टेंशन में चला जाता है क्योंकि अब सामने वालों का क्या होगा यही वो सोच रहा था। जिसके बाद हम मार्को को देखते हैं जिसे कुछ लोगों ने बंदी बनाकर रखा था, लेकिन मार्को यहाँ पर उन्हें इतने ब्रूटल तरीके से मारता है कि अगर वो मैं सीन दिखा दूं तो वो सारे सीन सेंसर में अटक जाएंगे। अब आगे हमें एक बात और मालूम चलती है कि मार्को जो है वो दरअसल में इनका सगा भाई नहीं है बल्कि सौतेला भाई है। जॉर्ज के पिता ने उसे गोद लेकर आए थे और जॉर्ज की बहन नैन्सी चाहती है कि उनकी जमीन का बंटवारा हो जाए जिसके 3 हिस्से हों, क्योंकि मार्को को तो कुछ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि वो सौतेला है।
लेकिन विक्टर कहता है कि मुझे जमीन अमीन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मार्को के साथ रहना है क्योंकि मार्को ही मेरी संपत्ति है। विक्टर मार्को को बहुत मानता था और मार्को भी विक्टर को बहुत ज्यादा मानता था। दोनों भले ही सौतेले भाई थे, लेकिन अगर कोई सगे भाई भी होते ना तो उनकी तरह भाई नहीं हो पाते। तो अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर कि हम जॉर्ज को चर्च में देख पाते हैं, जहां पर कि वो उसे श्रद्धांजलि दे रहा होता है। यहाँ पर टॉनी और रसल भी आए हुए थे और फिर थोड़ी देर के बाद ही एंट्री होती है मार्को की। मार्को यहाँ पर पहुंचा और डायरेक्ट वो बोलने लगा कि वो अपने भाई विक्टर का बदला लेकर जरूर रहेगा। जिसने भी उसे मारा है मैं उसे जान से मार दूंगा। जॉर्ज यहाँ मार्को को समझाने की कोशिश करता है कि हमें थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। ये काम किसने किया है हमें नहीं मालूम है और अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि उसे किस तरह से मारा गया है। ये भी हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो। जिसके बाद मार्को अपने भाई विक्टर की यादों को याद करने लगता है जब वो दोनों साथ में रहा करते थे और बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे। यहाँ विक्टर मार्को के साथ ही सबसे ज्यादा खुश रहा करता था और मार्को भी उसी के साथ। मार्को की एक गर्लफ्रेंड भी थी और तो वहीं विक्टर की भी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि अभी भी उसी से प्यार करती है। भले ही वो अंधा था लेकिन ईसा विक्टर से बहुत ज्यादा प्यार अभी भी करती है। जिसके बाद जॉर्ज एक मीटिंग करता है। इस मीटिंग में टॉनी, रसल और बाकी सारे गुंडे भी आए हुए थे। उन्हें ये डिसाइड करना था कि अब आगे क्या करना है। टॉनी कहता है कि हमें सब कुछ भूल भाल कर आगे काम करना चाहिए क्योंकि अगर हम इसी में लगे रहे तो हमारा धंधा मंदा हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर मार्को आता है और वो कहता है कि हमारे भाई की जान गई है और हम उसका बदला लेकर जरूर रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। धंधा कितना भी मंदा होता रहे लेकिन बदला तो बदला होता है। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर सत्यम को देखते हैं जो कि विक्टर की मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि आखिर उसे किसने मारा होगा। वो उस फैक्ट्री के बाहर जाकर भी पता करता है लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता है। तो वही टॉनी को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि जॉर्ज और मार्को इस तरह से तो नहीं बैठने वाले। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपना भाई का बदला लेने के लिए और वो ये पता कर रहेंगे कि आखिर विक्टर को मारा किसने था। टॉनी को जॉर्ज के बारे में भी मालूम है कि जब उसे किसी के ऊपर शक होता है ना तो वो दो बार नहीं सोचता बल्कि वो उन्हें जान से मार देता है। अब एक दिन इंस्पेक्टर सत्यम मार्को से मिलने के लिए आता है और यहाँ इंस्पेक्टर सत्यम यहाँ मार्को को सब कुछ बता देता है कि विक्टर को किस तरह से मारा गया है। जब वो उसे बताता है कि विक्टर को एसिड से जलाकर मारा गया है तो ये देखने के बाद मार्को का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब उसे विक्टर के कातिल के बारे में पता करना है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्ज का बहुत सारा सोना विदेश से आने वाला था जो कि एक पोर्ट पर आने वाला था, लेकिन टॉनी के हाथ में बहुत कुछ था। उसने वहां कैप्टन से बात कर ली और सारे सोने को अपने पास रख लिया और वहां जॉर्ज को बता दिया कि उसका पूरा सोना पकड़ा गया है। ये सुनकर जॉर्ज का भी दिमाग खराब हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर कैप्टन से हमारी बात है तो फिर सोना पकड़ा कैसे जा सकता है। जॉर्ज को भी धीरे धीरे कुछ चीजें समझ में आ रही थी कि कोई अंदर का ही आदमी है जो कि मिला हुआ है। ये चीज टॉनी ने भी महसूस कर ली थी। टॉनी को ये बात भी मालूम है कि अगर जॉर्ज ने पता करने की कोशिश की कि इन सब के पीछे कौन है तो हमारा नाम सामने जरूर आ जाएगा। इसलिए टॉनी चाहता है कि जॉर्ज को मार दिया जाए। इसलिए देवराज नाम का एक आदमी जॉर्ज को मारने के लिए कार में पहुंच जाता है। वो उससे बात करता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। किस्मत खराब थी कि जॉर्ज बच गया। थोड़ी देर के बाद ही मार्को भी हॉस्पिटल में आ जाता है और अब मार्को को भी बहुत अच्छे से मालूम चल चुका था कि ये कोई बाहर लोगों का काम नहीं है बल्कि कोई अंदर के ही लोग हैं, जबकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये किसी बाहर वाली गैंग का काम है। तो वहीं टॉनी भी एक चाल चलता है और वो मार्को को बता देता है कि ये काम देवराज का है और हमने देवराज के पीछे भी लोगों को लगा दिया है, हम उसे जल्द से जल्द मार डालेंगे। तो वहीं टॉनी भी देवराज को बाहर भेज देता है। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर सत्यम के पास राज नाम के एक रिपोर्टर को देख पाते हैं। राज दरअसल में यहाँ पर इंस्पेक्टर सत्यम को कुछ चीजें बताने वाला है क्योंकि उसके पास एविडेंस है। उसके पास फैक्ट्री की वो क्लिप है जब यहाँ वसीम को मारा गया था। उस क्लिप में क्लियर दिखाया गया था कि रसल ने ही वसीम को मारा था और वहीं पर विक्टर भी मौजूद था। ये क्लिप तुरंत ही इंस्पेक्टर सत्यम डीसीपी को बताने के लिए जाता है, लेकिन डीसीपी तो खुद टॉनी के साथ मिला हुआ है। वो सब कुछ टॉनी को बता देता है और उस क्लिप को भी अपने पास रख लेता है। तो जब टॉनी को ये बात मालूम चली तो टॉनी फिर से सबूत मिटाने में लग जाता है। वो रिपोर्टर राज को जान से मरवा देता है, लेकिन आगे हमें मालूम चलता है कि इंस्पेक्टर सत्यम ने एक क्लिप अपने पास भी रख ली थी।
वो क्लिप बुझाकर जॉर्ज को बता देता है। जॉर्ज को जब ये बात मालूम चली तो वो समझ गया था कि इन सब के पीछे टॉनी का हाथ है और अब वो जल्द से जल्द मार्को को बताना चाहता है और उसे सतर्क करना चाहता है। तो वहीं हम मार्को को देखते हैं जो कि देवराज को ढूंढने के लिए जा रहे थे और उसके साथ रसल भी मौजूद था। जॉर्ज तुरंत ही मार्को के पास कॉल करता है, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। रसल ने यहाँ पर मार्को को पकड़ लिया था और वो उसे बेरहमी से मारने लगे थे। वो उसे एक जंगल में ले जाते हैं और वहाँ उसके दोस्त और मार्को को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे मार्को को भी ये लोग मार डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मार्को को मालूम चला कि रसल ने ही विक्टर को मारा है और जिस तरह से मारा गया है वो सुनकर मार्को को गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों को चुन चुन कर इतने बुरी तरीके से मारता है कि कोई देख ले तो वो तो पूरी तरह से हैरान रह जाए। आखिर में मार्को का गुस्सा भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि उसने रसल को नहीं मारा था। जब वो रसल को मारने के लिए उसके पास जाता है तभी रसल यहाँ पर उसके पिता टॉनी से बात कर पाता है और वो उसे बताता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड ईसा उनके कब्जे में है जो कि प्रेग्नेंट है, तो अगर तुम मुझे मारोगे तो वहां 2 लोगों की जान जाएगी। ये देखकर यहाँ पर मार्को रुक जाता है, लेकिन मार्को अभी भी शांत नहीं बैठने वाला था। वो तुरंत ही देवराज के पास जाता है। उसने उसे किडनैप कर लिया था। वो उसे एक टैंकर में बंद कर देता है और वहां बहुत सारे बॉम्ब लगा देता है। वो उससे पूछता है कि आखिर ईसा कहाँ पर है, अगर वो उसे पता बता देगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा। यहाँ पर देवराज ने उसे पता बता दिया, लेकिन मार्को ने देवराज के चीथड़े उड़ा दिए थे। तो देवराज ने जिस पते के बारे में बताया है वो दरअसल में टॉनी का अड्डा है और वहां पर बहुत सारे गैंगस्टर हैं। लेकिन फिर भी मार्को यहाँ पर ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता, वो तो वहां पहुंच चुका था। मार्को वहां देखता है कि सचमुच ही यहाँ पर तो बहुत सारे गुंडे लोग हैं, लेकिन मार्को यहाँ उनके ऊपर टूट पड़ता है और उन्हें यहाँ पर बुरी तरह से मारने लगता है। वो लोग बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी मार्को ने उन सबको मार गिराया था। आखिर में सभी को मारने के बाद वो छत पर पहुंचा। वहां पर एक लड़की जरूर थी, लेकिन वो ईसा नहीं थी। यहीं पर टॉनी भी मौजूद था। टॉनी मार्को से कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम था कि तू यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि ईसा को अपने पास रखूंगा। टॉनी कहता है कि अगर तुम्हें ईसा चाहिए तो बदले में 40 करोड़ रुपए देने होंगे और वो भी मेरे बेटे रसल को देना होगा। मार्को तुरंत ही रसल के पास एक सूटकेस लेकर पहुंच जाता है। यहाँ रसल को ऐसा लगा था कि मार्को यहाँ पैसे देने के लिए आया है, लेकिन सूटकेस में तो दरअसल में टॉनी का हाथ होता है। ये देखकर रसल तो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। फ्लैशबैक के सीन में बताया जाता है कि जब हाल ही में यहाँ पर मार्को टॉनी से मिला था तो वहां उसने पैसों की बात की थी, लेकिन मार्को ने वहां उसका ही हाथ काट दिया था। तो अब मार्को यहाँ रसल से कहता है कि अब तुझे तेरा बाप जिंदा चाहिए तो तू ईसा को छोड़ दे, मैं तुझे तेरे बाप का पता बता दूंगा। तो यहाँ थोड़ी देर के बाद ही रसल ईसा को छोड़ देता है, जो कि एकदम सही सलामत थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में यहाँ मार्को ने टॉनी का पता बता दिया था, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था। वो एक छोटे से कमरे में था और उसके ऊपर एक एसिड का टैंकर भी टंगा हुआ था। अगर उसे हिलाने की कोशिश भी की ना तो उसके चीथड़े बगड़ जाएंगे, लेकिन यहीं पर कुछ बॉम्ब भी लगे हुए थे। जैसे ही वो उसके नजदीक जाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर सभी लोग बाहर भाग जाते हैं और टॉनी की बहुत ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। तो अब रसल के पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो अपने सौतेले भाई साइरस के पास जाता है। साइरस एक ऐसा बंदा है ना जो कि लोगों को ब्रूटल तरीके से मारता है। वो किसी इंसान से बदला लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि पूरी की पूरी फैमिली को मार डालने पर यकीन रखता है ताकि उसका कोई भी दुश्मन ना बचे। तो भैया मार्को अपनी फैमिली के साथ रहने लगा था, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ रहने लगी थी, यहीं पर ईसा भी रहने लगी थी। मार्को को ऐसा लग रहा था कि शायद अब उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अब वो लोग बिल्कुल ठीक तरह से रहेंगे। लेकिन तभी हम साइरस को देखते हैं, जो कि कोई प्लानिंग नहीं बनाता, बल्कि वो कहता है कि आज रात को ही हम मार्को के घर पर जाएंगे और उसकी पूरी फैमिली को मार डालेंगे। ये सुनकर रसल कहता है कि मार्को आम आदमी नहीं है, लेकिन वो साइरस के बारे में भी कहाँ जानता है। आगे हम देखते हैं कि ईसा जब मार्को के घर पर होती है तो उसे लीवर पेन होना स्टार्ट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल नहीं बल्कि उसकी डिलीवरी यहीं पर की जानी थी, क्योंकि जॉर्ज नहीं चाहता है कि हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं, क्योंकि खतरा बहुत है। लेकिन तभी उनके घर का पावर कट हो जाता है और यहाँ जॉर्ज को समझ आ चुका था कि साइरस जरूर उनके ऊपर अटैक करने वाला है। बहुत सारे लोग उनके अंदर घुस जाते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं मार्को को,
जो कि साइरस का ही इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर साइरस भी घुस जाता है उसके लोगों के साथ और वो पूरे घर में तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। जॉर्ज की फैमिली में जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि बच्चों तक को साइरस ने मार डाला था। साइरस ने मार्को की फैमिली के हर एक मेंबर को मार डाला था और उन्हें इस तरह से मारा था कि अगर आप वो सीन देख लें तो जरूर आपको उल्टी हो जाएगी। इसे देखकर पता लगाया जा सकता है कि साइरस कितना खूंखार विलन है। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मार्को को छोड़ दिया था और अब मार्को कुछ ही देर के बाद पूरी तरह से तैयार हो जाता है अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए। साइरस ने मार्को को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो उसे दर्द महसूस करवाना चाहता था कि फैमिली का मरने का दुख क्या होता है। लेकिन उसने ये बहुत बड़ी गलती की थी कि उसने मार्को को जिंदा छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद हम मार्को को देखते हैं जो कि साइरस के अड्डे पर पहुंच चुका था। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन मार्को सूट बूट पर होने के बावजूद इन सभी लोगों से भिड़ जाता है और उन्हें बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारने लगता है। जिस तरह से साइरस ने मार्को की फैमिली को मारा था, यहाँ पर मार्को साइरस के पूरे गुंडे को उसी तरह से मारता है। आखिर में मार्को यहाँ पर रसल के छाती में एक मुक्का मारकर उसके छाती से दिल निकाल लेता है। यहाँ साइरस के पास ईसा का बच्चा भी है जो कि उसने कल रात को अपने पास रख लिया था। उसे वो एसिड में मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन मार्को कहाँ डटने वाला था। वो यहाँ पर साइरस की गर्दन काट देता है और ईसा के बच्चे मतलब कि विक्टर के बच्चे को बचा लेता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।